चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा सेकेंड ईयर का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें बच्चों हमें रेडियो एक्टिविटी पे इन डिटेल चीज़ों को समझना और सीखना है। हाफ लाइफ के टॉपिक पे हम इन डिटेल चीज़ों को समझेंगे। हाफ लाइफ के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। जो है ये टोटल एक थियोरेटिकल टॉपिक है जो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको आपने खुद से पूरा थॉरोली रीड करना है और इसमें जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं उनको अंडरलाइन करके रिकॉल करना है। मेजरली मैं आपको ये तीन चीजें जो हैं वो अच्छी तरह समझाऊंगा, रिकॉल करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों हम किसी भी न्यूक्लियस की बिना पर उस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो भी सिंबल है वो इस तरीके से एक बड़े लेटर में या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। अब उसके लेफ्ट बॉटम पे और राइट टॉप लेफ्ट टॉप पे दो नोटेशंस दी हुई हैं। जी जी इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो ए है वो मास नंबर है। मास नंबर में बच्चों प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद दोनों को आपने रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूरेनियम 92 टू 38 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स हमेशा यहां पर लिखे होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? 92। और एक और बात, एक न्यूट्रल एटम में बच्चों जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो 92 प्रोटॉन्स विल बैलेंस 92 इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है कि एटॉमिक मास के नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाए तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इफ वी माइनस या सब्ट्रैक्ट 238 में से हम अगर 92 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 146। तो बच्चों यूरेनियम 92 238 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 146। सिमिलरली लेड प्रोटॉन्स कितने हैं? 82, इलेक्ट्रॉन्स भी 82। ठीक है। अब 206 में से 82 को आपने माइनस कर देना है 4 और ऊपर 2, तो 124 न्यूट्रॉन्स। बिस्मथ में 83 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए। जल्दी से बताएं जरा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? वेरी गुड, 127 जो है वो इसमें न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। सो अब आप सब बच्चे इन नोटेशंस को जहन में रख लेंगे। कोई भी एलिमेंट है तो उसमें जो जी है वो बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो ए है वो बेसिकली सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं एक बड़ी आसान सी डेफिनेशंस पर कि व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोबार्स एंड व्हाट आर आइसोटोन्स। यहाँ पे मैंने एक टेबल में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका या वो तमाम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यानी जी सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे 1H1 1H2 1H3 में जो जी है वो क्या है? सबका सेम, लेकिन मास नंबर सेम नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं होगा। जैसे कार्बन 614 नाइट्रोजन 714 में सेम क्या है? मास नंबर, बट उनके एटॉमिक नंबर्स एक जैसे नहीं है। और आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं लेकिन इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास भी। जस्ट लाइक कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 15 7। अब इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद कैसे निकालनी है? 14 में से 6 माइनस करें 8, 15 में से 7 माइनस करें तो भी 8। तो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों एलिमेंट्स में क्या है? सेम है। अब इसमें इन चीजों का आगे रेडियो एक्टिविटी से भी बड़ा कनेक्शन है। वो कैसे है? कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज हैं जिनके बाद हमें एलिमेंट का अपना आइसोटोप मिल जाता है। बीटा डिके एक ऐसा डिके है जो हमेशा आइसोबार्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं कि कुछ अल्फा और बीटा डिकेज के कॉम्बिनेशन से आइसोटोप्स बनते हैं।
बीटा डीके आपको हमेशा क्या क्रिएट करके देता है? आइसोबार्स क्रिएट करके देता है। तो इनको आपने ज़हन में रख लेना बच्चों। उसके बाद आते हैं कि न्यूक्लियस को थोड़ा सा और समझते हैं। अब न्यूक्लियस बच्चों कम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। चले न्यूट्रॉन में मजीद न्यूट्रॉन आके मिल जाए, मजीद आके मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। बट प्रोटॉन किसी भी आने वाले प्रोटॉन को शदीद किस्म का रिपेल करता है, मगर फिर भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स जो है वो बहुत अच्छे से स्टेबली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो देखें बच्चों, दो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं ना, ठीक है, दो छोटे छोटे बच्चे अगर आपस में लड़ रहे हैं और कोई एक बड़ा बंदा आके एक को एक कान से पकड़ ले, दूसरे को दूसरे कान से पकड़ ले और उनके आपस में सुलह करवा दे, तो इनका बस नहीं चलेगा यहाँ पर। तो प्रोटॉन्स के दरमियान ये जो लड़ाई है ये कूलम फोर्स की वजह से है। लेकिन यहाँ पर ये जो बड़ा बंदा है ये बेसिकली कुदरत की एक और बड़ी ताकत है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो कूलम फोर्स से कोई 1 लाख टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स इसके असर से बआसानी बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन हर ताकतवर की कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसकी कमजोरी ये है कि इसकी रेंज बहुत कम है। इसकी रेंज सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर के राउंड अबाउट है। इस रेंज से बाहर अगर कोई न्यूक्लियॉन, कोई प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन लेट से अगर साइज में निकल जाता है तो उस पर इसका असर इंतहाई वीक हो जाता है और उसके लिए न्यूक्लियस को छोड़ के निकलना आसान हो जाता है। अब बच्चों, जो न्यूक्लियस को छोड़कर निकल जाएगा वो क्या बन जाएगा? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जिसे हम उर्दू में ताबकारी भी बोलते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जो है ये न्यूक्लियर रेडियाई के लिए है। इसमें जो आर नॉट है वो एक कांस्टेंट है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इसकी वैल्यू है। ठीक है, आप इसको 1.2 फेम्टोमीटर भी लिख सकते हैं। और ए यहाँ पर क्या है? ए यहाँ पे मास नंबर है। ठीक है, तो लेट से अगर आपसे कहा जाए कि बेरिलियम का रेडियस फाइंड करें तो आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू आर नॉट। और बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 8 8 पावर 1/3। तो आर नॉट तो बच्चों कांस्टेंट हो गया। अब 8 को आप 2 raised to power 3 भी लिख सकते हैं ना, 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? आर नॉट मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेरिलियम का जो रेडियस है वो तकरीबन हाइड्रोजन के रेडियस से डबल हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ आर नॉट हो जाता है। इसको आप रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम या रेडियस ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम लेट से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। इसमें ए जो है वो मास नंबर है। इसके बाद आती है बच्चों बात के स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाइज क्या होते हैं। वो यहाँ पे लिखता है कि मोस्ट न्यूक्लियाई आर स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि उनमें न्यूक्लियॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज नहीं होते। बट सम ऑफ द न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। जो अनस्टेबल है वो भी खुद को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल। जिस स्टेबिलिटी के लिए वो क्या परफॉर्म करते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का पर्पस है किसी एक न्यूक्लियाई से किसी दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज होना, इस तलाश में कि वो पहले से ज्यादा क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। रेडियो एक्टिविटी बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये नेचर डिसाइड करती है कि कब किसने रेडियो एक्टिविटी इमिट करनी है, कितनी देर बाद करनी है। हम रेडियो एक्टिविटी को किसी एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक हम कहें कि हम टेम्परेचर बढ़ाने से रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कंट्रोल कर ले, नहीं। हम प्रेशर बढ़ाने से चेंज कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो भी कंडीशन रख लें, जो भी वेरिएशन कर लें, रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय एक चीज के कि आप जिस न्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं, लेट से जी ए है, आप उस न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूट्रॉन बम्बार कर दें। अब न्यूट्रॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन उसके मास में इजाफा कर देगा। न्यूट्रॉन जब मास में इजाफा कर देगा तो ये एलिमेंट कोई और आइसोटोप बन जाएगा, सेम एलिमेंट का। और आइसोटोप्स की हाफ लाइफ आपस में सेम नहीं होती, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो आइडेंटिकल नहीं होता। तो बच्चों, बहुत से न्यूक्लियाई क्या होते हैं? स्टेबल। कुछ अनस्टेबल भी होते हैं। आगे जाके हम इस पे मजीद क्लैरिटी लाएंगे कौन से स्टेबल और कौन से अनस्टेबल होते हैं। अब आती है बात
इस ग्राफ पे जरा हम आ जाते हैं। ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की चीज है और बहुत कुछ समझाता है ये ग्राफ हमें। मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूँ कार्बन 612। बच्चों इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 6। इसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है? 1। और कार्बन 612 स्टेबल है क्या अनस्टेबल? दैट इज अ स्टेबल न्यूक्लियस। और ये कोई बड़ा न्यूक्लियस तो नहीं है, ये एक छोटा न्यूक्लियस है। बड़े तो बहुत बड़े बड़े पड़े हुए हैं। तो देखिए छोटे न्यूक्लियस में हम क्या देख रहे हैं कि वो स्टेबल भी हैं, उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर भी है। ठीक है। और उससे हटकर वो साइज में भी छोटे हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ डब्ल्यू। डब्ल्यू वोल्फ्रॉम, जिसे टंगस्टन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो 74 184 के नाम से लिखा हुआ है। अब वोल्फ्रॉम में बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 74। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये हमारे पास हो जाएंगे 110। और अगर हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.49। लेकिन वुल्फ्रम भी, मजे की बात है कि एक स्टेबल न्यूक्लियस है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन टू प्रोटेशन प्रोटॉन रेशियो 1 हो तब भी स्टेबिलिटी है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.49 हो तब भी स्टेबिलिटी है। हत्ता कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट है पीबी, लेड 82206, इन दोनों में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर हम फाइंड करें तो वो तकरीबन तकरीबन आंसर हमारे पास 1.5 के राउंड अबाउट आता है। और ये भी एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि एक स्टेबल न्यूक्लियस है। तो लेड 82 तक, स्मॉलर से लेकर हैवियर एलिमेंट्स तक बच्चों, सारे के सारे न्यूक्लियस ऑलमोस्ट क्या है? स्टेबल है। बट जहां बात लेड से आगे बढ़ती है, बिस्मथ, प्रोटेक्टेनियम, पोलोनियम, यूरेनियम, रेडियम, कैलिफोर्नियम, इससे आगे, यानी 83 से आगे, 83 और 83 से आगे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव है, हमें पता कैसे चला रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? तो आपको पता ही है ना कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? हेनरी बैक्रेल ने। ठीक है। तो हेनरी बैक्रेल को हम कह सकते हैं ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हेनरी बैकरेल जो है ये डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी थे। वो आपने स्टोरी सुनी हुई है कि यूरेनियम सॉल्ट को ये किसी ड्रॉ में रख के गए और ड्रॉ में फोटोग्राफिक फिल्म ही पड़ी थी और फोटोग्राफिक फिल्म पर डार्क स्पॉट्स बन गए, जिससे इन्होंने कंक्लूजन ये लिया कि यूरेनियम में से कोई रेडिएशन एमिट हो रही है जो रेडिएशन फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट कर रही है। अब देखें यहाँ पर हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5, यहाँ तक न्यूक्लियर क्या है? स्टेबल है। इस रेशियो को आपने ध्यान में रखना है। और बच्चों देखें ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे न्यूक्लियाई बड़े हो रहे थे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर रहने चाहिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि छोटे न्यूक्लियाई में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन बड़े न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स की तादाद कम है और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। ठीक है। जैसे यूरेनियम की मिसाल ही ले लें, 92 उसमें प्रोटॉन्स हैं लेकिन 146 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 146 न्यूट्रॉन्स है, इसका मतलब है ग्राफ एकदम हाइक पकड़ेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये एक्चुअल ग्राफ है जो एलिमेंट्स का है, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का है। ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है ये एक आइडियल केस है कि भाई सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए थे? बराबर। लेकिन आपको बीइंग अ शार्प स्टूडेंट पता होना चाहिए ना कि प्रोटॉन का एडिशन इतना पॉसिबल नहीं है आसान जितना न्यूट्रॉन का एडिशन। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का कॉन्सेप्ट बच्चों आपने जहन में रखना है अच्छे से। अब अल्फा बीटा गैमा, यू ऑल नो कि ये तीन तरह की रेडिएशन हैं। ये तीनों तरह की रेडिएशन कहां से निकलती है? न्यूक्लियस से। अल्फा क्या है? टू प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स। आप बड़ी आराम से मान लेंगे कि ये न्यूक्लियस में से निकले हैं क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। बट बीटा, बीटा तो इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों, ये न्यूक्लियस में से कैसे निकल रहे हैं जबकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता? दैट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। और न्यूक्लियस से फोटॉन कैसे निकलता है? ये बिल्कुल वैसे ही है, समझना जैसे एटम में से फोटॉन कैसे निकलता है। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में फॉल करता है, फोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। प्रोटॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल में फॉल करेगा तो इट विल एमिट अ गैमा रे फोटॉन। ठीक है।
तो ये तो हो गया कि तीनों रेडिएशंस अल्फा बीटा और गैमा याद रखना है बच्चों कहाँ से निकल रही हैं, न्यूक्लियस से। कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे ना कि बीटा तो इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे न्यूक्लियस में से निकल रहा है, तो अभी जब मैं रीजन बताऊंगा तो आपने याद रखना है कि ये क्यों न्यूक्लियस में से एमिट होता है। इसके बाद आती है कहानी रदरफोर्ड के हिस्से में। रदरफोर्ड को जब पता चल गया कि हेनरी बेकरल ने डिस्कवर कर लिया रेडियो एक्टिविटी, तो रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसको पहले रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर रखा मैग्नेटिक फील्ड में, और चेक किया कि ये किस तरह की रेडिएशन है, क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करती है, तो बिल्कुल। अब उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स रेडियो एक्टिविटी के ऐसे हैं जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव है। कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज है। और कुछ अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, मीन्स उन पे कोई चार्ज नहीं है। सो ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स अल्फा बीटा एंड गैमा। इवन द पार्टिकल रिस्पॉन्डेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो अनचार्ज था उसने ना इलेक्ट्रिक को रिस्पॉन्स किया ना मैग्नेटिक को। फर्दर जो फिजिकल प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे पता क्या चला कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बेसिकली एक हीलियम न्यूक्लियाई है, He24, विच कंप्राइजेज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। बीटा के बारे में पता चला कि ये बेसिकली एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बीटा -1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या चीज है, -1 बेसिकली इसका चार्ज है, -e, ठीक है। और 0 यहाँ पे ये शो किया गया है कि प्रोटॉन्स के मुकाबले में ये नियरली क्या है, मासलेस है। वैसे तो इसका मास 0 नहीं होता, बट इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये नियरली मासलेस है। और गैमा रे के बारे में क्या पता चला, गैमा रे आर फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स, गैमा 0 0, नो चार्ज नो मास। फोटॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। तो ये बच्चों नेचर ऑफ रेडिएशन है जो आपने जहन में रखनी है। ये तमाम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है, मतलब इनके सामने, अल्फा के सामने, बीटा के सामने, गैमा के सामने कोई मटेरियल आ जाएगा तो ये उसमें पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट करके क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। कितना आयोनाइज करेंगे वो डिपेंड करता है कि इनका चार्ज, इनका मास, इनकी एनर्जी कितनी है, या डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टॉपिक पढ़ें, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, ये टॉपिक आपने पूरा पढ़ना है, ये अल्फा बीटा और गैमा और न्यूट्रॉन्स के बारे में एक डिटेल टॉपिक है जो आपको बड़ा अच्छा आगाह कर देगा। यहाँ तक बच्चों जरा मुझे ओके रिपोर्ट दे दें लेक्चर में, आप लोग प्रेजेंट हैं, सुन रहे हैं, समझ आ रही है? चलिए, दैट्स गुड। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव में, एक एक करके तमाम डिकेस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्फा डिके पर। कोई भी एलिमेंट है हमारे पास बच्चों एक्स, एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक मास ए, वो अगर रेडियो एक्टिव है और उसने अल्फा पार्टिकल इमिट करना है तो अल्फा इमिट करने का मतलब है वो He24 इमिट करेगा। अब आपने क्या करना है, जो नया एलिमेंट बनेगा जी में से 2 माइनस होगा नीचे, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ ए में से 4 माइनस कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन है। लेट से अगर हीलियम न्यूक्लियस He24 दो निकल आते हैं तो फिर जी में से क्या माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ए में से क्या माइनस हो जाएगा 8। यानी दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 के लिए जी -6 एंड ए -12। तो इस तरीके से बच्चों आपने अल्फा पार्टिकल के मिशंस को याद रखना है कि एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकले, एटॉमिक नंबर में से 2 के मल्टीपल्स में से चीजें माइनस होंगी, और एटॉमिक मास में 4 के मल्टीपल्स में से चीजें माइनस होंगी। ठीक है, और एक और बात, अल्फा पार्टिकल के इमिट होने से आपने गौर किया एटॉमिक मास भी चेंज हो रहा है और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है। एटॉमिक चार्ज में कितना फर्क पड़ता है, -4 का। एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ता है, एटॉमिक मास में फर्क पड़ता है -4 का, और एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ता है -2 का। आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। ठीक है, ये बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत इजी, मैं बहुत सी प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ बातों बातों में, तो आपने इनको एक दफा गो थ्रू कर लेना। अब हम आते हैं मेन प्रॉब्लम्स पर। देखें, यूरेनियम 92 238 बन गया है 92 34। अब देखें, मुझे यहां पर नया एटॉमिक मास और नया एटॉमिक नंबर देखकर अंदाजा लगाना है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले। ठीक है, अच्छा वैसे तो कॉमन सेंस में यहां से 2 का फर्क पड़ा ना,
तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि एक अल्फा पार्टिकल निकला है। लेकिन मैथमेटिकली मैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ओरिजिनल मास माइनस द न्यू मास डिवाइडेड बाय 4। अब ओरिजिनल मास क्या है? 238। न्यू मास कितना है? 234 डिवाइडेड बाय 4। तो 4/4, द आंसर इज 1। तो एक तरीका बच्चों ये है कि आपको नया एटॉमिक मास और नंबर बता दिया जाएगा और पूछा जाएगा कितने अल्फा एमिट हुए। एक तरीके का ये है कि आपको नया एक एलिमेंट देके बता दिया जाएगा जी इतने अल्फा निकले हैं, बताएं नया एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो 3 अल्फा निकले हैं ना। तो बच्चों आपके पास, मुझे बताएं जी में से क्या माइनस होगा? शाबाश, दैट्स गुड। सी में से 6 माइनस होगा और ए में से क्या माइनस होगा? दैट्स वेरी गुड, ए में से 12 माइनस होगा। अब 94 में से 6 माइनस कर दें, कितना आएगा? 88। 240 में से 12 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा? 228। तो ये नया एटॉमिक मास और ये नया एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 96 से 84, 242 से 280। अब मैं जो बात बताने लगा हूं गौर से सुनना। आपने कभी भी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को एटॉमिक नंबर से देख के नहीं बताना, आपने हमेशा एटॉमिक मास के जरिए बताना है। और मैंने जो फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओल्ड मास 242 माइनस 218 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें, 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, कितना आंसर आ रहा है? तो 6 अल्फा पार्टिकल इसका आंसर आ रहा है। हमेशा एटॉमिक मास देखकर बताएं। क्यों एटॉमिक मास देखें? जब बीटा टीके आएगा तब बताऊंगा कि सिर्फ एटॉमिक मास को ही क्यों देखना है। ठीक है। तो अब जरा मुझे इस सवाल का जवाब जल्दी से बताएं। 2 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, नया एटॉमिक नंबर क्या होगा, नया एटॉमिक मास क्या होगा? पहले एटॉमिक नंबर बताएं। गुड। अब एटॉमिक मास बताएं। 226 आएगा, 28 तो नहीं आएगा। 8 माइनस करना है ना, तो 234 में से 8 माइनस करना है। वेरी गुड, 226 इसका राइट आंसर आएगा। तो अल्फा पार्टिकल में बच्चों ये होगी इंफॉर्मेशन कि आपको नंबर ऑफ अल्फा पूछे जा सकते हैं या नंबर ऑफ अल्फा बताए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं बीटा डीके पर। तो बीटा क्या है? बीटा बेसिकली इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द न्यूक्लियस। बीटा दो तरह का होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव, पहली बात तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन इमिट कैसे होता है? तो बच्चों याद रखें, न्यूक्लियस में एक कन्वर्जन पॉसिबल होती है कि न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट कर लेता है प्रोटॉन में, या प्रोटॉन खुद को कन्वर्ट कर लेता है न्यूट्रॉन में। ज्यादा कंसिस्टेंट जो डिके है वो है बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है? न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में, और इस कन्वर्जन के दौरान वो इमिट करता है एक बीटा नेगेटिव और एक ये पार्टिकल जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। और बीटा पॉजिटिव कब इमिट होता है? जब प्रोटॉन खुद को इमिट करे, कन्वर्ट करे न्यूट्रॉन में, वो बीटा पॉजिटिव इमिट करता है। और साथ ये जो पार्टिकल इमिट कर रहा है इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज आपको बस यहां तक बात फिलहाल जहन में रखनी। अब आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से और कैसे निकलता है, तो आपने फौरन बताना है कि न्यूक्लियस में एक अदद न्यूट्रॉन खुद को जब कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में, तो उस नतीजे में वो इमिट करता है बीटा पार्टिकल विद नेगेटिव ई चार्ज। ये कन्वर्जन होती कैसे है, उसके लिए आप इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर का वेट करें, एंड जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर का लेक्चर होगा उसका आपने वेट करना है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कन्वर्जन बेसिकली होती कैसे। फिलहाल आपने सिर्फ याद रखना है कि न्यूट्रॉन खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है? प्रोटॉन में। और नतीजे में क्या इमिट करता है? बीटा नेगेटिव। ठीक है बच्चों। लेकिन अब ये तो देखें ना कि आखिर न्यूक्लियस में ए पर और जी पर फर्क क्या पड़ता है बीटा डिके से। तो सबसे पहले देखें एक बात कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है,
होता तो स्फेरिकल सा है, मैं जरा गोल गोल सा बना रहा हूँ। इसमें फर्ज कर लेते हैं 3 न्यूट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन्स हैं। वो जो टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? 6। अब बीटा के लिए क्या होगा? बीटा के लिए बच्चों ये होगा कि लेट्स से न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को हम फिलअप कर देते हैं ताकि फर्क पता चले कि ये प्रोटॉन्स है। बच्चों टोटल तादाद कितनी है? 6। अब बीटा इमिट होने का रूल क्या है? एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन बना लेगा बाय इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल। मुझे बताएं, अभी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 6 ही हैं। इसका मतलब है कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बच्चों थोड़ी देर पहले Z3 था, अब Z क्या हो गया? 4। 4 का मतलब है कि अब ये क्या हो गया? 3+1। तो आपने क्या सीखा बीटा डिके में? कि बीटा डिके में मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक डिजिट का इजाफा हो जाता है एक बीटा से। तो बच्चों 2 बीटा से क्या होगा? +2। 3 बीटा से क्या हो जाएगा? +3। 4 बीटा से क्या हो जाएगा? +4। n बीटा से क्या हो जाएगा? आपके पास n जितना भी नंबर होगा वो पहले वाले एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं, अल्फा डिके में मास और जी में से कौन चेंज होता है? तो ऑब्वियसली आप आंसर करेंगे कि ए भी चेंज होता है और जी भी चेंज होता है। बीटा डिके में ए और जी में से कौन चेंज होता है? सिर्फ जी चेंज होता है, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गैमा भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ बच्चों। गैमा पे देखें, ना चार्ज होता है ना मास, तो ना उसमें एटॉमिक मास चेंज होता है ना उसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है। बस एक एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस जो है वो एक नॉर्मल स्टेट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जगह ये चीज़ आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंटली समझा देगी कि किस तरीके से हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा ट्रांजिशंस चेंज करते हैं। तो अब देखें, हमारे पास एक न्यूक्लियस है 9230। ये 1 बीटा इमिट करेगा तो 90 से 91 हो जाएगा, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अगर ये 2 बीटा इमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर 92 हो जाएगा, बल्कि एटॉमिक मास क्या रहेगा? 230। 3 बीटा इमिट करने पे ये 93 हो जाएगा, बट ऊपर क्या रहेगा? 230। 4 बीटा एमिट करने पे ये 94 हो जाएगा, बट ऊपर क्या रहेगा? 230। अब जरा एक बात पे ध्यान दें, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, व्हाट दे आर कॉल्ड? आइसो बार्स। यही बात मैंने बताई थी ना कि जो आइसो बार्स होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जबकि एटॉमिक मासेस क्या रहते हैं? सेम। तो बीटा डिके हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? आइसो बार्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर थोरियम 9230 है, 1 बीटा एमिट किया है। तो एक तो कंफर्म है ना हमें कि मास नंबर ने चेंज नहीं होना, लेकिन 1 बीटा का मतलब है कि ये 91 हो जाएगा। 2 बीटा का मतलब है मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 95 हो जाएगा। नेक्स्ट, मास में कोई फर्क नहीं पड़ा, मींस डिके बीटा हो सकता है। 90 से बढ़कर कितना बड़ा है? +4। तो ये 4 क्या में 2 है? बीटा पार्टिकल्स। मास चेंज नहीं हुआ, 90 से 95 हो गया, कितना ऐड हुआ? 4 बीटा पार्टिकल्स। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर में क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। मेरा सवाल है कि क्या एटॉमिक नंबर में डिक्रीज भी आ सकता है बीटा पार्टिकल से? बिल्कुल आ सकता है। वो बिल्कुल इन डिक्रीज कब आएगा? दोबारा उसी मिसाल पे जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन्स। ये 3 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल जो मास नंबर हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया। बच्चों बीटा पॉजिटिव कब एमिट होता है? जब प्रोटॉन खुद को किस में कन्वर्ट कर ले? न्यूट्रॉन में। तो पार्टिकल्स अभी भी 6 ही हैं, यानी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर पहले 3 था,
अब नया एटॉमिक नंबर क्या हो गया? टू। टू का मतलब है थ्री में से वन क्या हुआ? माइनस। तो अगर बीटा पॉजिटिव डिके हो बच्चों, तो हम एटॉमिक नंबर प्लस करने की बजाय क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसी मिसाल को समझते हुए मुझे बताएं कि ये एक ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है कि 32 का 32 है, मीन्स ये बीटा डिके है। लेकिन 91 से डिजिट बढ़ने की बजाय कम हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि ये बीटा नेगेटिव नहीं होगा, ये क्या होगा? बीटा पॉजिटिव। अब 91 में से 89 माइनस करें, क्या आंसर आता है? तो टू बीटा पॉजिटिव। यहाँ पर 94 से कम होके 90 हो गया। मास नंबर अभी भी सेम है। तो बच्चों ये फोर बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव के सवाल इतने नहीं आते, बट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको जहन में रखना है। यहाँ तक बता दें, ओके रिपोर्ट दे दें, समझ आ गई सबको? तो ये गैमेट गेम है। गैमेट के पहले भी बता चुका हूँ, एक एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस बस अपने आप को स्टेबल रिलैक्स स्टेट में ले आए तो वो क्या एमिट करता है? गैमा रे फोटोन, एक हाई एनर्जी फोटोन है, ठीक है, जिसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ से मेजर की जा सकती है। और ये एनर्जी नॉर्मली किस में होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। हमें ज़्यादा ट्रांजिशंस पे रहना है। तो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक कैटेगरी पर, जहां पर जिसे हम कंपाउंड डिके भी कहते हैं, मतलब इसमें अल्फा डिके भी हो रहा है और बीटा डिके भी हो रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। आपने देखना है कि मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और फिर आपने इस तरह के और सवालात हैं और आगे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। यानी ये समझ लें कि लास्ट एग्जांपल है जो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे। एक ट्रांजिशन मुझे दिया गया और मुझसे कहा गया बताएं इसमें कितने अल्फा निकले और कितने बीटा। सबसे पहली प्रेफरेंस पे मैं अल्फा फाइंड करूंगा और अल्फा के लिए मैं सिर्फ एटॉमिक मास को देखूंगा, एटॉमिक नंबर को नहीं देखूंगा। अब मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्या तरीका मैंने बताया था? 240 माइनस 236 डिवाइडेड बाय 4। तो 4/4 आंसर इज 1। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल एक निकला है। अल्फा पार्टिकल एक निकला है। तो अब मैं थोड़ा सा अपनी एजम्पशन पे जाऊंगा, कैलकुलेशन पे। एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर एटॉमिक मास तो चले 236 हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ना, वो 92 होना चाहिए था। यानी यहां से 2 माइनस होना चाहिए था। लेकिन एटॉमिक नंबर तो फिर 94 है। ये 94 कब हुआ? जब इसमें 2 ऐड हुआ। तो वो जो एडेड 2 है वो बेसिकली दो क्या है? बीटा पार्टिकल्स है। तो ये एक आसान सा हल है नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा फाइंड करने का। क्या? पहले निकालें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। वो निकालने के बाद देखें कि एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए था। ये 92 होना चाहिए था क्योंकि -2 होना था। बट ये दोबारा 94 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 ऐड हुआ है, और वो जो 2 ऐड हुआ है वो किस तरह ऐड हुआ? दो बीटा के इमिट होने से। ठीक है, सेम इसी तरह चले नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। 240 और 232 में कितना डिफरेंस है? 8 का। अब ये जो 8 का डिफरेंस है, ये कितने अल्फा पार्टिकल से प्रोड्यूस होगा? 2 अल्फा पार्टिकल से। ठीक है बच्चों, अब आप फिर यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे 2 अल्फा पार्टिकल निकलने से तो इसको 90 होना चाहिए था। ये 94 कैसे हो गया? +4 होने से। तो वो 4 क्या हो जाएंगे इसमें? बीटा पार्टिकल्स। ओके रिपोर्ट दें मुझे, दोनों बातें, दोनों एग्जांपल समझ आएंगे आप सबको? ठीक है, दैट्स गुड। चलें, ये दोनों सवाल अब आपके जिम्मे। मुझे इन दोनों के अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की तादाद बताएं जरा जल्दी से। पहले इसको सॉल्व करके बताएं कितने अल्फा कितने बीटा। अब 2 अल्फा निकले हैं ना तो 2 अल्फा के बाद बच्चों ये 88 होना चाहिए था, लेकिन ये है 94। ये 94 कैसे होगा? +6 होने से। तो 6 इसमें क्या निकले? बीटा पार्टिकल्स। समझ आई कैसे किया मैंने सवाल को? इसी तरह यहां पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, ये 3 अल्फा। अब 3 अल्फा के बाद इसमें से 6 माइनस होना चाहिए, यानी 86 होना चाहिए। लेकिन ये तो 92 है। ये 86 से 92 कब होगा? जिसमें 6 ऐड होगा। तो बच्चों यहाँ पे 6 बीटा पार्टिकल्स आ रहे हैं। हाँ नहीं बच्चों, ओके, समझ आई सबको? ठीक है यहाँ तक? और इसमें ही एक और चीज ऊपर क्या था? ऊपर आपको न्यू एटॉमिक मास और नंबर दिया हुआ है, और नंबर ऑफ अल्फा बीटा पूछे हैं। और इसी में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बता दिया जाए कि इतने अल्फा इतने बीटा इमिट हुए हैं, बताएं न्यू एटॉमिक नंबर क्या होगा, न्यू एटॉमिक मास क्या होगा। तो पहले आप अल्फा को सॉल्व करेंगे।
4 अल्फाइमेट होने का मतलब ये है कि 242 में से 16 माइनस होगा और 96 में से 8 माइनस होगा। अब 242 में से 16 माइनस करें बच्चों, क्या आंसर आएगा? 224। और 98 में से 96 में से 8 माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 88। लेकिन उसमें 6 बीटा, तो +6 कर दें, आपके पास 94 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें, ये 226 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपने चीज़ों को सीखना समझना है। मीटिंग टाइम खत्म होने लगा है तकरीबन, तो मैं आपको ये फाइल सेंड करता हूँ।